हेलो चिल्ड्रेन, लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे किरचॉफ्स लॉ के बारे में। किरचॉफ्स लॉ में बताए थे कि दो रूल है, एक को कहते हैं पॉइंट रूल या जंक्शन रूल, और एक और रूल है जिसको हम लोग वोल्टेज रूल या लूप रूल कहते हैं। और उसी किरचॉफ्स लॉ के आधार पर एक हम बताए थे व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में हम बताए थे कि मान लेते हैं 4 गो रेजिस्टेंस है, PQRS 4 रेजिस्टेंस है, 4 पॉइंट पर कनेक्शन किया हुआ है, 4 पॉइंट पर कनेक्शन किया हुआ है। इसको हम A मान ले, इसको B मान ले, इसको C मान ले, इसको D मान ले। कहता है A और C के बीच में एक सेल जोड़ दीजिए, A और C के बीच में एक सेल जोड़ दीजिए, और B और D के बीच में एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दीजिए। तो कहता है इस तरह के सिस्टम को, इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। और ये व्हीटस्टोन ब्रिज में भी 2 तरह के बताए थे। एक बताए थे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, उसमें हम बताए थे कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या कंडीशन है? तो बताए थे P/Q = R/S। मतलब यदि ये दोनों रेजिस्टेंस है P और Q, ये दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो, ये दोनों R और S के रेजिस्टेंस के रेशियो का यदि बराबर हो जाए, तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब होता है कि ए गैल्वेनोमीटर से यदि करंट फ्लो हो रहा है IG, तो ए वैल्यू होगा 0। मतलब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं फ्लो होगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो जाएगा 0। तब जब गैल्वेनोमीटर से कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हो, तो इस तरह के व्हीटस्टोन ब्रिज को हम लोग कहते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब यह बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है P/Q = R/S। ऐसे मेन करंट है, एक करंट है I, यहां से 2 भाग में बंट गया, ये हो गया I1 हो गया, ये हो गया I2 हो गया, फिर यहां से 2 भाग में बंट गया, ये I3 हो गया, ये I4 हो गया। हर एक आर्म से, हर एक रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन एक गैल्वेनोमीटर से यदि कोई करंट फ्लो नहीं होता है, मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, तब उसको हम लोग कहते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। और यही बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के आधार पर एक इंस्ट्रूमेंट आपको पढ़ना है। इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कहते हैं मीटर ब्रिज, या इसी को हम लोग कहते हैं स्लाइड वायर ब्रिज। तो कह सकते हैं कि यह मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज है क्या? ये कह सकते हैं यह है एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज है क्या? तो मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज एक्चुअली में है क्या? तो यह व्हीटस्टोन ब्रिज का एक एप्लीकेशन है। अब हम लोग 4 वो रेजिस्टेंस है, अब चारों रेजिस्टेंस को इस तरह तो नहीं रख सकते हैं। कोई ऑपरेटर्स बनेगा, कोई इंस्ट्रूमेंट बनेगा, कोई डिवाइस बनेगा, तो इस तरह तो 4 वो इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा, 4 वो इस तरह तो रेजिस्टेंस तो नहीं रहेगा, इस तरह तो गैल्वेनोमीटर तो नहीं रहेगा, कोई सिस्टम से रहेगा। तो जो सिस्टम से रहता है, जो डिवाइस बनता है, जो इंस्ट्रूमेंट बनता है, उस इंस्ट्रूमेंट को, उस डिवाइस को हम लोग कहते हैं मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज।
जैसे देखिए जरा इससे हम कंपेयर कीजिए, देखिए यही है, इसको हम लोग कहते हैं, यही है मीटर ब्रिज या यही है स्लाइड वायर ब्रिज। नाम है मीटर ब्रिज, तो दोनों में कॉमन है। व्हीटस्टोन ब्रिज यहां भी है, यहां भी ब्रिज है। तो मीटर ब्रिज क्यों नाम दिया गया? क्योंकि इसमें एक वायर होता है। ये देखिए यहां एक वायर है एसी, यहां एक वायर है, एसी वायर है, एसी वायर है। एसी वायर का लेंथ होता है 1 मीटर होता है या 100 सेंटीमीटर होता है। इसका लेंथ होता है 100 सेंटीमीटर, इसलिए इसको हम लोग मीटर ब्रिज कहते हैं। इसमें एक वायर होता है 100 सेंटीमीटर का या 1 मीटर का, इसलिए इसको हम लोग मीटर ब्रिज कहते हैं। तो यह देखिए एसी एक वायर है, इस वायर के नीचे एक स्केल लगा हुआ है, एक स्केल लगा हुआ है, मीटर स्केल लगा हुआ है। तो इसके नीचे एक मीटर स्केल लगा हुआ रहता है, इसीलिए इसको हम लोग मीटर ब्रिज कहते हैं। इसके बाद क्या है, यहां से एक कॉपर का प्लेट लगा हुआ है। ये देखिए ये क्या है, ये कॉपर का प्लेट है। कॉपर का प्लेट इस तरह रहता है ताकि इसमें कोई एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस नहीं हो। जो भी रेजिस्टेंस हो, ये आर और एस का रेजिस्टेंस हो, इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं हो। तो देखिए ये क्या है, एक रेजिस्टेंस आर है, एक रेजिस्टेंस एस है। जिस तरह यहां दो आर्म्स के बीच में, ए और डी के बीच में रेजिस्टेंस है आर और डी और सी के बीच में रेजिस्टेंस है एस, उसी तरह ए यदि ए है तो ए इसको हम मान लें डी, इसको हम लोग डी मान लें, तो ए और डी के बीच का रेजिस्टेंस है आर और डी और सी के बीच का रेजिस्टेंस है एस। आर का काम हो गया, एस का काम हो गया। अब क्या है, ए और सी के बीच में एक लगा हुआ है, सेल लगा हुआ है। यहां भी देखिए ए और सी के बीच में एक सेल लगा हुआ है, ए और सी के बीच में एक सेल लगा हुआ है। ये सेल का काम हो गया। यहां से करंट आई फ्लो हो रहा है, यहां से भी करंट आई फ्लो हो रहा है। अब बात रहा ए रेजिस्टेंस पी और क्यू का। एक्चुअल में ये पी और क्यू जो रेजिस्टेंस है, ये जो वायर है, ये जो पी, ये जो एसी जो वायर है 1 मीटर का, दरअसल ये मैग्नीन या कांस्टेंट वायर या इसी को हम लोग एलवाई कहते हैं। एलवाई का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो यह क्या है, मैग्नीन का बना होता है या कांस्टेंट का बना होता है। जो 1 मीटर का वायर होता है, ये 1 मीटर का वायर मैग्नीन या कांस्टेंट का बना होता है। ये देखिए डी और बी के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, यहां भी डी और बी के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। तो यहां डी और बी के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। इससे जो करंट फ्लो होगा इसको हम लोग कहेंगे आईजी, इसको आईजी कहेंगे। तो जे क्या है, ये जे जो होता है ये जॉकी है। ये जे क्या है, ये जॉकी है, जे है जॉकी है, ये जॉकी है। एक तरह का पकड़ने के लिए रहता है और ये वायर पर स्लाइड कर सकता है, आगे पीछे स्लाइड करता है। यह जो जॉकी है, ये जॉकी आगे पीछे स्लाइड करता है, इसलिए इसको स्लाइड वायर ब्रिज भी कहा जाता है। यह जो यहां पर पॉइंट है, बी जो पॉइंट है, जॉकी के हेल्प से इसको आगे पीछे हम लोग बैलेंस करने के लिए, कहां पर बैलेंस हो रहा है, बैलेंस करने के लिए इसको आगे पीछे हम लोग करते हैं। तो वायर पर ये जॉकी आगे पीछे होता है, स्लाइड करता है, इसलिए इसको हम लोग स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। तो जे क्या है, जॉकी विच इज कनेक्टेड थ्रू ए सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। यह जॉकी है, जॉकी का कनेक्शन किससे है, तो एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्शन है और गैल्वेनोमीटर से कनेक्शन होते हुए ये डी पॉइंट पर आकर के मिल जाता है। ई क्या है, एक सेल है, ए सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस द 2 एंड ऑफ वायर। ये दोनों वायर के क्रॉस एक लगा हुआ है सेल, और ये क्या लगा हुआ है, की लगा हुआ है।
इसको हम लोग स्विच बोलते हैं, स्विच को ऑन ऑफ हम लोग कर सकते हैं। तो यह फिगर ए बात को आपको जरूर समझ में आ गया। यह जो फिगर है किससे रिलेटेड है? व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड है। तो दरअसल मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज क्या है? तो कह सकते हैं कि यह व्हीटस्टोन ब्रिज का एक एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग हटा दें, इसका कोई काम है नहीं है, तो इसको हम लोग हटा दें। जब इसको हम हटा दिए तो देखिए ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया कि मीटर ब्रिज में या स्लाइड वायर ब्रिज बनता कैसे। अब हम लोग देखें इसका कौन सा प्रिंसिपल है। मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज कौन सा प्रिंसिपल पर काम करता है? तो सो सिंपल बात है, यह मीटर ब्रिज या जो स्लाइड वायर ब्रिज है कौन सा प्रिंसिपल पर काम करता है? तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करता है। मतलब कह सकते हैं इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब यह बैलेंस व्हीटस्टोन के ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करता है। मतलब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है? यदि गैल्वेनोमीटर से दैट इज इफ Ig इक्वल टू 0, मतलब यह गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं हो, मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो, तब क्या होता है? P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S होता है। यही है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल। तो कह सकते हैं कि यह जो मीटर ब्रिज है, यह जो स्लाइड वायर ब्रिज है, कौन सा प्रिंसिपल पर काम करता है? तो यह व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करता है। तो इसका प्रिंसिपल हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, प्रिंसिपल हो गया। अब जानना है ये काम करता है तो कैसे करता है। वर्किंग देखिए, ये कैसे काम करता है। कैसे काम करता है? मान लेते हैं कि यह जो जौकी है, ये जो जौकी है, यहां से जो कनेक्शन है गैल्वेनोमीटर से कनेक्शन है, तो शुरुआत में तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। ये जो वायर था हमारा एसी वायर था, इस एसी वायर पर जौकी को हम आगे पीछे करेंगे, यहां टच कराएंगे, स्लाइड कराएंगे, तो कहीं न कहीं पर जाकर के बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस का मतलब हो गया कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा मतलब यहां गैल्वेनोमीटर करंट Ig का वैल्यू हो गया 0। मतलब मान लेते हैं कि यह जौकी लेट द जौकी J is balanced at B। जो कि कहां पर हो जाता है? बैलेंस हो जाता है B पर हो जाता है। B का मतलब हो गया नो डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। जब ये जो कि बी पर जाता है उस समय गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, तब मतलब Ig का वैल्यू हो गया 0। जब Ig का वैल्यू 0 हो गया, अब यह जो एसी जो वायर है था, 1 मीटर का जो वायर था, 1 मीटर का वायर, अब इसमें तो रेजिस्टेंस रहता है, तो यह जो रेजिस्टेंस है, पूरा एसी जो रेजिस्टेंस है, यह एसी रेजिस्टेंस अब मान लीजिए कि 2 भाग में बंट गए।
दो भाग में बंट गया। ए से बी का रेजिस्टेंस है P और बी से C का रेजिस्टेंस है Q। मतलब P क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ये है रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB, रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB। अब AB का लेंथ क्या है? मान लेते हैं यहां से यहां तक का लेंथ है L, तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB मतलब L। और Q क्या है? तो Q कहता है रेजिस्टेंस ऑफ वायर कहां से कहां? B से C। B से C का मतलब हो गया इसका टोटल लेंथ है 100 सेंटीमीटर, ए हो गया L, तो ए हो जाएगा 100 माइनस L, ये हो गया 100 माइनस। तो P का मतलब हो गया A से B के बीच का रेजिस्टेंस, और B से C का मतलब हो गया, Q का मतलब हो गया B से C का रेजिस्टेंस। अब यदि हम मान लें लेट R स्मॉल r को हम लोग मान लें रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या है? स्मॉल r। तो हम लोग कह सकते हैं P क्या हो गया? P का लेंथ है L और R है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो P का वैल्यू हो जाएगा L इंटू R। और Q का लेंथ कितना है? तो 100 माइनस L, 100 माइनस L में R से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो P Q का वैल्यू हो गया 100 माइनस L इंटू R, और P का वैल्यू हो गया L इंटू R, जहां L P का इसका लंबाई है, A से B का लंबाई है, तो लंबाई इंटू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। Q किसका रेजिस्टेंस है? तो BC का है, BC का लेंथ है 100 माइनस L, और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हो गया Q का वैल्यू हो गया 100 माइनस L इंटू R। तो ये तो P और Q का वैल्यू हमको निकल गया। अब जरा हम लोग अप्लाई करें जो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल हम लोग का देखे हैं, वो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल हम लोग अप्लाई करें। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? According to condition of balance Wheatstone bridge, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन कहता है कि P बाय Q इक्वल टू R बाई S होता है। अब P का वैल्यू हम लोग भर दें। P का वैल्यू कितना है? L इंटू R, और Q का वैल्यू हो गया 100 माइनस L इंटू R, R बाई S, R कट गया, तो A हो गया R बाई S इक्वल टू हो गया L बाई 100 माइनस R। तो R A जो है ये तो स्टैंडर्ड है, S क्या है? अननोन है, तो यहां S का वैल्यू हो जाता है, तो S बाई R हो गया 100 माइनस R बाई L, या IS का वैल्यू हो गया 100 माइनस R बाई L, 100 माइनस L, सॉरी 100 माइनस L, 100 माइनस L बाई L इंटू R।
तो एल क्या है, जो कि जहां पर बैलेंस होता है, जिस पॉइंट पर बैलेंस होता है, जो कि एक एंड से ए से उस पॉइंट का डिस्टेंस नीचे दिया हुआ है मीटर स्केल। मीटर स्केल पर हम उसका रीडिंग पढ़ लेते हैं, रीडिंग देख लेते हैं कि एल का वैल्यू क्या हो गया, कहां पर बैलेंस हुआ है, उस एल का वैल्यू क्या है। तो एल का वैल्यू निकाल करके यहाँ एल का वैल्यू पुटअप कर देंगे। इस तरह ये जो आर का वैल्यू है ये नोन है, ये दिया हुआ है हमको पता है, तो आर का वैल्यू नोन है हमको पता है। इसके आधार पर ये जो एस का वैल्यू है, जो एक अननोन रेजिस्टेंस है, इस अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो आर है नोन रेजिस्टेंस, और नोन रेजिस्टेंस के आधार पर हम लोग अननोन रेजिस्टेंस एस का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा मीटर ब्रिज, जिसको हम लोग स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। अब हम देखेंगे, अब आपके पास तीन चीज पढ़ लिए, किरचॉफ लॉ पढ़ लिए, व्हीटस्टोन ब्रिज देख लिए, और फिर मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज भी देख लिए। अब इसके आधार पर जरा हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखें तो ज्यादा अच्छा। देखिए कुछ न्यूमेरिकल। देखिए क्वेश्चन है, क्या कहता है, ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर ऑफ ए क्यूबिकल नेटवर्क है। एक क्यूबिकल नेटवर्क है, क्यूबिकल नेटवर्क के क्रॉस, इसको हम लोग ए मान लें, यहां से लेकर के इसके अपोजिट डायरेक्शन, यहां पर, यहां से इसका कनेक्शन है, एक बैटरी है, इक्वल टू 10 वोल्ट है। एक क्यूबिकल नेटवर्क है, ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस न के बराबर है, इज कनेक्टेड अक्रॉस द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर ऑफ ए क्यूबिकल नेटवर्क। क्यूबिकल नेटवर्क मतलब ये जो नेटवर्क है क्यूब की तरह है। क्यूब में आप जानते हैं 12 गो साइड होता है, तो इसका रेजिस्टेंस आर हो गया, ये रेजिस्टेंस आर हो गया, सबका रेजिस्टेंस आर है, सबका रेजिस्टेंस है आर। 12 गो रेजिस्टेंस है, 12 रेजिस्टेंस है। तो क्यूबिकल नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ 12 रेजिस्टर, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम। हर एक रेजिस्टेंस का वैल्यू है 1 ओम है, 1 ओम है। तो कह रहा है डिटरमिन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर है, तो आर का वैल्यू निकालिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालिए। डिटरमिन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क एंड करंट along each edge ऑफ द क्यूब। कितना करंट फ्लो होता है, मतलब यहां करंट गया, 3 भाग में बट गया, फिर यहां से भी 2 भाग में बट गया, फिर देखिए ये 2 भाग में बट गया है, यहां से आया, यहां से गया, फिर ये दोनों मिल गया, फिर यहां आया, ये गया, यहां से आया, इधर गया, ये फिर ये दोनों मिल गया, फिर एक कनेक्शन आकर के यहां पर मिल गया। इसको मान लीजिए ए, ये हो गया ए डैश, बी, इसको मान लीजिए बी डैश, इसको मान लीजिए सी, ये हो गया सी डैश, इसको मान ले डी, इसको मान लीजिए डी डैश। तो कहता है लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ क्यूबिकल नेटवर्क इक्वल टू आर।
तो ये देखिए कितने भाग में बटा, यहां से गया कुछ करंट गया, यहां से 3 भाग में बढ़ गया, 3 भाग मिलकर के फिर 2 भाग में बढ़ गया, तो 3 दूनी 6 भाग में बढ़ गया। इसको ऐसा करते हैं, यहां मेन करंट इक्वल टू हम यदि 6I मान ले, तो ये 6I यदि मानते हैं मेन करंट, ये 3 भाग में बढ़ गया, ये हो गया 2I, इधर भी हो गया 2I, इधर भी हो गया 2I, ये गया फिर 2 भाग में बढ़ गया, I हो गया, ये 2I, यहाँ I हो गया, ये I हो गया, ये भी 2I, ये जाकर के 2 भाग में बढ़ गया, I हो गया। ये देखिए यहां से I गया, यहां से I गया, ये दोनों मिल गया, फिर यहाँ 2I हो गया। यहाँ क्या है, इधर I गया, ये I गया, दोनों मिल करके फिर यहाँ 2I हो गया। यहाँ क्या है, I है, यहां से I आया, I और I मिल करके यहां मिल करके 2I हो गया, फिर ये 2I, यहां से 2I, फिर ये 6I हो गया। तो मेन करंट ये 6I है, तो 6I को हम लोग इस तरह इसको करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए। तो सबसे पहले ये तो हो गया, इसको हम अप्लाई कर दिए, किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल अप्लाई किए हैं, तब किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल अप्लाई किए तो ये हो गया। अब यदि हम लोग देखें किरचॉफ्स का सेकेंड रूल अप्लाई कीजिए, अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकेंड रूल इन क्लोज लूप। इसमें देखें ए बी डी डी डैश फिर हो गया ए। अप्लाई करें तो इसमें कहता है कि करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस, यहां से देखिए ए से बी में क्या है, 2I इंटू रेजिस्टेंस R, बी से डी में गया प्लस करंट इंटू रेजिस्टेंस R, फिर यहां से गया डी से डी डैश में गया, करंट इंटू रेजिस्टेंस 2I इंटू R हो गया। एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, और तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है टोटल EMF का बराबर होता है। करंट इंटू रेजिस्टेंस टोटल EMF के बराबर होता है। यह है किरचॉफ्स का सेकेंड रूल, या इसको कह सकते हैं 2IR, तो यह हो गया 5IR इक्वल टू E, 5IR इक्वल टू हो गया E हो गया। अब हम लोग क्या करें, जरा हम लोग ओम का नियम अप्लाई कीजिए, अप्लाइंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, यहां से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेते हैं R है, टोटल करंट क्या है 6I है, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू टोटल करंट इंटू रेजिस्टेंस इक्वल टू V इक्वल टू IR होता है। इसमें वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट है मतलब E के बराबर, तो करंट इंटू इसका सब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इंटू इसका पोटेंशियल डिफरेंस है 10, तो 6I इंटू R इक्वल टू हो गया 10। तो यहां भी E इक्वल टू तो 10 है, E इक्वल टू तो हमको दिया हुआ है, 10 तो हमको दिया हुआ है, तो हम लोग कर सकते हैं या इसको यदि अभी हम लोग E लिखें तो इसको भी E लिखिए,
इसको हम इक्वेशन नंबर 1 माने, इसको इक्वेशन नंबर 2 माने, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 क्या हो गया 5IR, इधर है 6IR, इधर हो गया 6IR, इधर है 5IR, 5IR, I कट गया, R का वैल्यू हो गया 5/6 इंटू R, R का वैल्यू तो दिया हुआ है 1 ओम, मतलब 5/6, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया 5/6 ओम हो गया। तो पहला तो क्वेश्चन का हमको आंसर मिल गया, डिटरमिन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। तो इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू हमको हो गया 5/6 ओम हमको हो गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो हो गया। अब देखिए करंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे। करंट का वैल्यू मतलब ये सभी आर में क्या कहता है, एंड करंट अलोंग ईच एज ऑफ द क्यू, हरेक एज से हरेक आर्म से कितना करंट फ्लो होगा, इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें, देखिए करंट कहां से, AB से कितना होगा, AB मतलब I का वैल्यू, करंट AB से कितना है 2I। अच्छा इसके पहले हम लोग जरा I का वैल्यू निकाल लें, इसके पहले जरा हम लोग I का वैल्यू निकाल लें। सिंस ये क्या है, इसी से निकालें, फ्रॉम इक्वेशन 1 या 2 कहीं से निकाल लें, 1 से भी निकाल सकते हैं। 5IR इक्वल टू E, 5I, R का वैल्यू तो 1 है, E का वैल्यू 10 है, तो I का वैल्यू हो गया 2 एम्पियर। I का वैल्यू हो गया 2 एम्पियर। तो I AB से कितना फ्लो करेगा, 2I है, 2 इंटू 2 4 एम्पियर हो गया। तो AB तो उतना ही है जितना, तो AC का वैल्यू वही है, करंट A डैश का वैल्यू वही है, सब का वैल्यू वही है, AB के बराबर 4 एम्पियर हो गए। BD, करंट BD में आई है, BB डैश में आई है, BB डैश में आई है, CC डैश में आई है, CC डैश में आई है, बहुत सारा है, AC डैश में आई है, AB डैश में आई है, ये सब कितना है, I के बराबर है, I के बराबर है मतलब हो गया, I का वैल्यू हो गया 2 एम्पियर। फिर ये I हो गया, I हो गया, अब फिर तो ये जा करके फिर तो 2 ही हो गया है, 2 हो गया। मेन करंट क्या है, मेन करंट तो 2 एम्पियर हो गया, मेन करंट हो गया
मेन करंट का वैल्यू हो गया 6i, 6 इंटू 2, 12 एम्पियर। तो मेन करंट हो गया ये 12 एम्पियर हो गया। बाकी सब जहां जहां 2i है 2i है, 2i वाला जहां है वहां 4 एम्पियर हो गया। जहां जहां i है उसमें 2 एम्पियर हो गया। तो इस तरह इसका करंट का वैल्यू भी सब में निकल गया। अब इसके अलावे बहुत सारा है, न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।